अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। आइए सुनते हैं एक खौफनाक जंगल की रहस्यमयी कहानी, चौकी नंबर 130। मैं जोसेफ अमेरिकन आर्मी से हाल ही में रिटायर्ड हुआ हूँ। वैसे तो मैं अनगिनत मुहिम में हिस्सा ले चुका हूँ, लेकिन ये मुहिम मेरी ज़िंदगी की सबसे ख़तरनाक मुहिम है। मेरी उम्र 40 साल है, बीवी, 2 बच्चे और एक बूढ़ी माँ के अलावा मेरा कोई नहीं। लोग बूढ़े होकर नौकरी से रिटायर्ड होते हैं, लेकिन मैं अब भी खुद को जवान और फिट समझता हूँ, और शायद यही वजह है कि कुछ महीने ही मुश्किल से मैं अपने नेटिव प्लेस में फैमिली के साथ रह पाया और नई नौकरी की तलाश में चल पड़ा। बच्चों की पढ़ाई, माँ का इलाज और घर का खर्चा चलाना कोई आसान काम नहीं। वैसे भी इंसान आखिरी सांस तक कुछ न कुछ नया करने की कोशिश में लगा रहता है। और आखिरकार एक दिन इंटरव्यू कॉल लेटर वसूल हुआ। रात के खाने पर सब घरवाले जमा थे, तो मैंने बताया, मम्मा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कैलिफोर्निया वालों ने मुझे नौकरी के लिए बुलाया है और तनख्वाह भी ठीक ठाक है। मेरे ख्याल में अब काफ़ी आराम हो गया। अगर आपकी इजाज़त हो तो नौकरी ज्वाइन कर लूँ। मेरी मम्मा काफ़ी समझदार थीं। उन्होंने खासकर जवाब दिया, बेटा जोसेफ, माँ बाप हर वक्त अपने बच्चों को आंखों के सामने देखना चाहते हैं। नौकरी पर जाओ, मगर हर बार जल्दी आने की सोचना। वैसे मुझे पहले ही से पता था कि तुम घर बैठने वाले नहीं हो। पहले आर्मी और अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, यानी तुम्हारी पसंद की एडवेंचरस लाइफ। खैर, सबने इजाज़त दे दी और मैं तैयारी में बिजी हो गया। मैं हथियारों पर ख़ास भरोसा नहीं रखता, इसलिए हर वक्त अपने साथ कमांडो खंजर ज़रूर रखता हूँ। आर्मी लाइफ में कमांडो खंजर चलाने की महारत हासिल है, जो कि अब तक नहीं भूला। कैलिफोर्निया के जंगल पूरी दुनिया में मशहूर हैं और आए दिन मीडिया पर उनका जिक्र होता रहता है। इंटरव्यू के दौरान एक साहब ने साफ साफ कहा, देखो मिस्टर जोसेफ, आपको जिस जगह तैनात किया जा रहा है वो जगह बेहद ख़तरनाक और रहस्यमयी है। ये कोई आम जंगल नहीं है। यही वजह है कि पिछले 6 महीने से कई लोग जान से गए और कुछ लापता हुए। मरने वाले लोगों में हमारे डिपार्टमेंट के लोग भी शामिल हैं। जंगल में हर वक्त वहशी जंगलियों के अलावा ख़तरनाक जानवरों और सुपरनेचुरल चीज़ों का खतरा रहता है। मेरे चौंकने पर उसने बात जारी रखते हुए मुझे खबरदार किया। मैंने रहस्यमयी इसलिए कहा है कि मरने वाले लोग किसी एक्सीडेंट का शिकार नहीं हुए, बल्कि पोस्टमार्टम से ये पता चला था कि ज़्यादातर लोग डर या खौफ की वजह से हलाक हुए थे। किसी को हार्ट अटैक हुआ था और किसी को पूरी तरह से चीर फाड़ डाला गया था, जबकि डॉक्टर्स के मुताबिक ये किसी जानवर की कारस्तानी नहीं थी। इन जंगलों की और भी कई कहानियां मशहूर हैं। यही वजह है कि भारी भरकम सैलरी और बोनस देने के बावजूद भी कोई ये नौकरी करने के लिए तैयार नहीं है। हमने आपका प्रोफाइल पढ़ा है और आपको इस नौकरी के लिए सिलेक्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आर्मी की तरह यहाँ भी अपनी ड्यूटी अच्छी तरीके से सर अंजाम देंगे। ऑफिसर की बात काफ़ी लंबी हो गई थी। सच पूछो तो ऐसी डरावनी बातें मेरे पल्ले नहीं पड़ी। वहाँ कुछ ज़रूरी कागज़ साइन किए और अपॉइंटमेंट ऑर्डर लेकर बस अड्डे पर आ गया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टोटल 136 चौकियाँ थीं और मुझे चौकी नंबर 130 पर रिपोर्ट करनी थी, जो हमारे शहर से 4 घंटे की दूरी पर थी। बस अड्डे पर काफ़ी भीड़ थी और दोपहर का वक्त था। एक बस वहाँ जा रही थी, लेकिन आधी खाली थी। शायद वहाँ के लोग भी उन जंगलों की कहानियों को सच मानते थे, जिस तरह वो ऑफिसर बता रहा था। खैर, मैं तो इन बातों को बकवास समझता था। मुझे तो सिर्फ अपनी नौकरी से दिलचस्पी थी। आखिरकार बस चल पड़ी। बस ने अच्छा खासा लंबा सफ़र तय कर लिया था। चौकी नंबर 130 की आवाज़ सुनकर मैंने अपना बैग संभाला। मुझे उतार कर फर्राटे भरती हुई बस चली गई।
सूरज ढलने में अभी कुछ वक्त था। रास्ते के दाएं तरफ सड़क से हटकर 2 कमरों की बनी हुई एक छोटी सी बिल्डिंग, जिसे चौकी नंबर 130 का नाम दिया गया था। ऐसे घने जंगल में इकलौती ये पुरानी और वीरान बिल्डिंग सर छुपाने के लिए किसी नेमत से कम नहीं थी। मेरे वेलकम के लिए 2 एहलकार पहले से मौजूद थे। उन्होंने मुझे वेलकम कहा। मेरा नाम डेविड है और मैं यहाँ का लोकल हूँ। दूसरा बोला, मेरा नाम मैथ्यू है और मैं भी लोकल हूँ। वो दोनों मेरे अंडर में थे और मैं उनका इंचार्ज था। एक कमरे में 3 चारपाइयाँ पड़ी थीं। दूसरे कमरे में किचन बाथरूम के अलावा 3 सरकारी बंदूकें और कारतूस भी पड़े थे, जो हमें अपनी हिफाजत के लिए दी गई थी। वहाँ का अच्छी तरह से जायज़ा लेकर हम बातों में बिजी हो गए। सर, आप थके हुए हैं, इसलिए आप आज आराम करें। हमने आपका खाना रख दिया है। वो दोनों लोकल थे और शाम होने से पहले ही वापस अपने गांव चले जाते थे। मैं यहाँ अजनबी था, इसलिए चौकी नंबर 130 ही मेरा ठिकाना थी। ड्यूटी कुछ इस तरह थी कि दिन को बाहर कुर्सियाँ लगाकर हर आने जाने वाली गाड़ी और लोगों की निगरानी करनी थी, जबकि जिन पर शक हो उनको रोककर पूछगछ करना भी हमारी ड्यूटी में शामिल था। अंधेरा फैलने से पहले ही वो दोनों चले गए। मैंने मोबाइल पर बीवी बच्चों से बात की और अपनी ड्यूटी के बारे में बताया। मम्मा ने बहुत सारी दुआएं दी। यहाँ बिजली बहुत कम जाती थी, इसलिए दोनों कमरे रोशन थे। मैंने पहले खाना खाकर बाद में सरकारी बंदूकें चेक की। वो तीनों अच्छी कंडीशन में थीं और तैयार थीं। उसके बाद मैंने बाहर कुर्सी लगाई और काफ़ी देर तक बैठा रहा। इक्का दुक्का गाड़ियाँ नजर आईं, जबकि अंधेरा गहरा होने पर वो सड़क पूरी तरह सुनसान और वीरान महसूस हो रही थी, यानी रात को यहाँ कोई सफ़र नहीं करता होगा। खैर, मैं काफ़ी देर तक दाएं बाएं जंगल का जायज़ा लेता रहा और करीब 12 बजे बिस्तर पर आकर सो गया। सारी रात जंगल से जानवरों की आवाज़ें आती रहीं, लेकिन मुझे खूब नींद आई। मेरे दोनों एहलकार भी बीवी बच्चों वाले थे, इसलिए वो खाना खाकर आते थे, जबकि नाश्ते से लेकर डिनर तक मैं खुद पकाकर खाता था। यहाँ से एक छोटा सा टाउन था जो लगभग जंगल में ही था और हमारी चौकी से 4 किलोमीटर की दूरी पर था। हर 2 हफ्ते बाद मैं पैदल ही वहाँ से राशन और सब्जी भाजी वगैरह खरीद करके वापस आता था। इकलौते बैंक में हर महीने पहली तारीख को हमें सैलरी मिलती थी। अपना खर्चा निकाल कर बाकी रकम अपने घर वालों को भेजता था। 3 महीने तो सब ठीक ठाक चलता रहा, जबकि कभी कभी मैं उस ऑफिसर के बारे में सोचता था कि यहाँ आते वक्त किस तरह उसने डरावनी बातें की थी। एक रात अचानक चीख की आवाज़ सुनकर मेरी आंख खुल गई। बाहर किसी जानवर के कराहने की लगातार आवाज़ आ रही थी। मैंने बंदूक उठाई और चौकी से बाहर निकल आया। बाहर खूब अंधेरा था। मैंने जहाँ से आवाज़ सुनी थी वहीं की तरफ बढ़ा। सड़क के किनारे एक भेड़िए का बच्चा बेहद जख्मी हालत में पड़ा दर्द से कराह रहा था। शायद किसी चलती गाड़ी से टकरा गया था। यहाँ अक्सर जंगली जानवर रात के वक्त सड़क पर निकल आते हैं और कई जानवर तेज़ रफ्तार कार वगैरह से टकराकर या तो मर जाते हैं या जख्मी हो जाते हैं। मैं मदद के लिए लपका तो वो बच्चा एक इंसान को अपने करीब पाकर और ज़ोर से चिल्लाया। मैंने फ़ौरन उसे अपने हाथों में उठाया और अंदर कमरे में ले आया, जहाँ हर वक्त एक फ़र्स्ट एड बॉक्स पड़ा रहता है। आज वो दवाई काम आ ही गई। मैंने पायोडीन से उसके ज़ख्म साफ़ किए और दवाई लगाकर मरहम पट्टी कर दी। थोड़ी देर बाद उसे आराम आ गया और वो सो गया। मैं भी कुछ देर सिगरेट के कश लगाता रहा और फिर मैं भी सो गया। मेरी तरह डेविड और मैथ्यू भी भेड़िए के बच्चे का ख़ास ख्याल रखते थे। हमने उसकी खुराक का ख़ास बंदोबस्त कर रखा था। इलाज के बाद उसके ज़ख्म भी ठीक हो गए थे। अभी वो छोटा था, इसलिए रात के वक्त उसको दूसरे कमरे में बंद करके रखता था, ताकि वो बाहर न निकल जाए और किसी जंगली जानवर का शिकार न हो जाए। बाकी दिन भर वो हमसे खेलता रहता था। काफ़ी महीने गुजर गए थे, इसलिए मैंने कुछ दिनों की छुट्टी ली और अपने गांव आ गया। मेरी छुट्टी के दौरान डेविड और मैथ्यू
चौकी नंबर 130 में सोते थे और फ़ोन पर उनसे बातचीत भी होती रहती थी। हर दफ़ा वो भेड़िए के बच्चे की शिकायत करते थे। उनके मुताबिक वो भेड़िया रात के वक्त अचानक ज़ोर ज़ोर से चीखता था तो उनके आराम में खलल पड़ता था। खैर, मेरी छुट्टी ख़त्म हो गई और मैं सब घरवालों से अलविदा कहकर वापस ड्यूटी पर आ गया और फिर रोज़ का वही रूटीन। वो दोनों पहले की तरह शाम से पहले ही घर चले जाते थे। कुछ दिनों से भेड़िया रात में कुछ ज़्यादा ही शोर मचाने लगा था। मेरे सहलाने से वो खामोश तो हो जाता था मगर बेचैन ज़रूर रहता था। शायद अब वो बड़ा हो रहा था या फिर जंगल में अपने जैसे भेड़ियों के साथ रहना चाहता हो। खैर, वजह जो भी थी, मेरे लिए बहुत परेशानी वाली बात थी। एक दिन मैं ज़रूरी सामान लेने के लिए पास वाले टाउन में गया। चर्च से बाहर आकर बाजार से ज़रूरी सामान लिया और वापसी की राह पकड़ी। शाम तो वहीं पर हो गई थी और अब अंधेरा फैलने लगा था। मैं सामान उठाए जंगल के बीच पगडंडी से होता अपनी मंजिल की तरफ जा रहा था कि एकदम जैसे किसी ने मुझे पुकारा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ पर कोई नहीं था। शायद मेरा वहम था। खैर, मैं दोबारा चल पड़ा। इस मर्तबा यूं ही अचानक पीछे मुड़कर देखा तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे देखकर पेड़ की ओट ले ली। मैंने फौरन खंजर निकाला, शायद कोई जंगली आदमखोर न हो। मैं धीरे धीरे दबे पांव उस पेड़ की तरफ बढ़ने लगा। धीरे धीरे मेरी क्यूरोसिटी बढ़ती जा रही थी, लेकिन वहां तो कुछ भी नहीं था। ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद अपनी आंखों से किसी बंदे को वहां छुपते देखा था, तो आखिर वो कहां चला गया? मैं बड़बड़ाया। जंगल सच में बहुत खतरनाक था। बहुत करीब से शेर, भालू और हाथी की आवाज़ें महसूस कर रहा था, इसलिए खंजर हाथ में ही पकड़े रखा और पांव पर जोर रखा। लेकिन शायद वो जो कुछ भी था मेरा पीछा कर रहा था। अचानक झाड़ियों में से एक शेर निकला। मेरे पास बंदूक नहीं थी और इस खंजर से ऐसे वहशी जानवर से मुकाबला करना मुमकिन नहीं था। इससे पहले कि वो मुझ पर लपके, मैं फौरन एक घने और मोटे पेड़ पर चढ़ गया। शेर काफी गुस्से से दहाड़ता रहा और मुझे घूरता रहा। वो बहुत भारी भरकम था, इसलिए बड़े पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था, इसलिए वो चला गया। मैं काफी देर तक पेड़ पर बैठा रहा ताकि वो वापस न आ जाए, लेकिन वो नहीं आया और मैं पेड़ से नीचे उतर आया। अब मुझे एहसास हो गया था कि ऑफिसर ने ठीक कहा था, ये जंगल बेहद खतरनाक है और रहस्यमय भी, तभी तो यहाँ कोई नहीं आता। चौकी पहुँचने तक जैसे कोई साया मेरा पीछा करता रहा, जबकि भेड़िया भी बहुत जोर से चीख रहा था। मुझे देखकर दौड़ता हुआ मेरे कदमों पर अपना सर रख दिया। वो मुझसे काफ़ी मायूस हो गया था। आज की रात बड़ी मुश्किल से कटी। सारी रात उन वाक़यात को लेकर सोचता रहा और करवटें बदलता रहा। सुबह को डेविड और मैथ्यू से इस बात का जिक्र किया। वो तो पहले से ही डरे हुए थे। मेरी बात सुनकर वो और भी सहम गए और मेरी हिम्मत की दाद देने लगे। सर जी, ये आपका हौसला है जो इस चौकी में अकेले सोते हैं। आपसे पहले जितने भी इंचार्ज तैनात हुए थे, या तो वो भाग गए या लापता हो गए, जबकि उनमें से अक्सर रात में पास वाले कस्बे में जाते थे जहां नाइट क्लब में मस्ती करते थे, जबकि चौकी खाली रहती थी और वो सुबह को वापस आते थे। यहाँ न तो कोई चेक करने वाला है और न ही डिपार्टमेंट से यहाँ आना कोई पसंद करता है। सब डरे हुए लोग हैं। हम तो सिर्फ दिन में ड्यूटी करते हैं, मगर सलाम है आपको जो रात को भी अपनी ड्यूटी बड़े अच्छे से सरअंजाम देते हैं। रोज़गार की वजह से ये सब करना पड़ता है। मैं कोई अमीर नहीं। लोकल तो दिन में भी फॉरेस्ट आने से कतराते थे, जबकि पास वाली चौकियों के ऐसे ही हालात थे। कभी कभार दूसरी चौकियों का भी चक्कर लगता था, लेकिन वो भी चौकी नंबर 130 को सबसे खतरनाक चौकी मानते थे। एक रात का जिक्र है, मैं चौकी में सो रहा था। बाहर मौसम बहुत ही खतरनाक था। तेज बारिश और तूफानी हवाओं के शोर के साथ आसमानी बिजली की चमक ने जंगल का माहौल बहुत ही रहस्यमय बना दिया था। आज मेरा पालतू भेड़िया चीख रहा था।
मेरी आंख खुल गई। मैंने उसे दूसरे कमरे में बंद करके दरवाजे की कुंडी लगा दी, सिगरेट का कश लगाने लगा। अचानक बाहर का दरवाज़ा जोर से बजने लगा। रात के इस पहर कौन हो सकता है? शायद किसी मुसाफिर की गाड़ी खराब हो गई हो और उसे मेरी मदद की ज़रूरत हो। मैं उठा और दरवाज़ा खोला। बाहर एक खूबसूरत लड़की बारिश में भीग रही थी। माफ़ कीजिए, वो दरअसल मेरी कार खराब हो गई थी। मदद के लिए आपके दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने दाएं बाएं नज़र दौड़ाई, लेकिन कार नज़र नहीं आई। ये आपकी कार तो नज़र नहीं आ रही। वो लड़की मुस्कुराई। दरअसल यहाँ से काफ़ी दूर मेरी कार खड़ी है। मैं काफ़ी दूर निकल आई हूँ। बारिश रुक जाने तक मैं यहाँ रुक सकती हूँ क्या? उसने सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देखा। यहाँ? क्यों नहीं, आप अंदर आइए। उसके पाँव कमरे के अंदर दाखिल होते ही मेरा पालतू भेड़िया, जो दूसरे कमरे में बंद था, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। तो वो लड़की सहम गई और फौरन पीछे मुड़ गई। अरे मैडम, डरो नहीं, वो मेरा पालतू भेड़िया है। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता और वो दूसरे कमरे में बंद है। डरते डरते वो एक कोने में रखी कुर्सी पर आकर बैठ गई। उसके कपड़े पूरी तरह से गीले हो गए थे, जबकि भेड़िया लगातार शोर मचा रहा था। देखो मैडम, आपके कपड़े पूरी तरह से भीग चुके हैं। मेरे ख्याल में आपको सबसे पहले वॉशरूम में अपने कपड़े चेंज कर लेने चाहिए। ये लीजिए मेरा तौलिया और चादर। मैं जब तक लकड़ियों में आग जलाता हूँ। मैंने दूसरे कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, वॉशरूम उस कमरे में है। ये सुनते ही वो चीख पड़ी, नहीं नहीं, मुझे उस कमरे में नहीं जाना। मेरा मतलब है वॉशरूम की ज़रूरत नहीं है। अजीब बात है, वो फिर यहाँ किस लिए आई थी? मैंने कहा, मैडम, मैं कोई गाड़ी का मैकेनिक नहीं, इस चौकी का इंचार्ज हूँ और यकीन मानिए मैं एक शरीफ इंसान हूँ। वो मेरी बात समझ गई थी। बोली, डर आपसे नहीं बल्कि अंदर बैठे भेड़िए से लगता है। वो बहुत खूबसूरत लड़की थी, लेकिन उसकी आवाज़ बहुत ही अजीब और बेसुरी थी। वो इस तरह बात करती थी जैसे जैसे कोई खूनख्वार शिकार को देखकर गुर्राता हो। आपको इस वीरान जंगल में डर नहीं लगता? उसके सवाल पर मैं मुस्कुराया और सिगरेट निकालकर कश भरने लगा। नहीं। मेरा छोटा सा जवाब सुनकर वो भी मुस्कुराई। बहादुर लोग मुझे बहुत पसंद हैं, लेकिन खुदकुशी के लिए चौकी नंबर 130 में क्यों? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। जी, मैं समझा नहीं। वो अपनी जगह से उठी और दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी हो गई। तब मेरी नज़र उसके पूरे वजूद पर पड़ी। ओ माय गॉड, उसके पैर तो उल्टे थे, पिछल पैरी यानी चुड़ैल। मैंने तेजी से बंदूक उठाई और उसकी तरफ तान कर खड़ा हो गया, और फिर वो बला मेरी तरफ मुड़ी। उसकी डरावनी शक्ल देखकर मेरे होश उड़ गए। वो जोर जोर से हंसी। और मेरी बंदूक को क्या हो गया? ट्रिगर दबाने के बावजूद वो नहीं चली, तो उसे फेंक कर मैंने खंजर निकाला, लेकिन मेरे हाथ भी सुन्न हो गए। मेरा पूरा जिस्म जैसे पैरालाइज हो गया हो, जैसे मैं पत्थर का हो गया था। वो मेरी हालत से खुश होती रही। फिर वो मेरे करीब आई और बोली, भाग जाओ यहाँ से, ये जंगल मेरा है। ये आखिरी वार्निंग है। अगली दफ़ा इस जगह के आसपास भी नजर आए तो चीर फाड़ कर रख दूंगी। वो कब की चली गई थी, मुझे पता ही नहीं चला। उसके जाने के बाद भी घंटों में वहाँ बुत बना खड़ा रहा। आखिरकार मुझे होश आ गया और बाहर देखा, लेकिन वहाँ अब कोई नज़र नहीं आया। बारिश रुक चुकी थी। मैं वापस कमरे में आया, लेकिन मेरी हालत बेहद ख़राब थी और बेहोश होकर बिस्तर पर गिर पड़ा। अगले दिन होश आया। मेरे अहलकार मेरे सर के ऊपर खड़े थे। सर उठिए, क्या हो गया है आपको? तबीयत तो ठीक है ना? मैं उठ बैठा और उनको सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर वो और डर गए और मेरी हौसला अफजाई करने लगे। मुझे तेज़ बुखार था। डेविड ने फर्स्ट एड बॉक्स में से बुखार की एक गोली निकाली और मुझे दी। उस चुड़ैल का डर अभी तक मेरे दिल और दिमाग पर छाया हुआ था। मैथ्यू बोला, सर, मैंने सुना है कि हवाई चीज़ यानी भूत प्रेत
भेड़िए से बहुत डरते हैं और भेड़िया ही वो इकलौता जानवर है जिससे जिन भूत दिखाई देते हैं और वो उनसे लड़ता भी है। तो जिस वक्त वो चुड़ैल लड़की के रूप में आई थी तो हमारा पालतू भेड़िया क्या कर रहा था? वो अब भी दूसरे कमरे में बंद था। हमने दरवाज़ा खोला और भेड़िया जो एक कोने में बैठा हमें जिंदा सलामत देखकर भागता हुआ मेरे कदमों में आकर बैठ गया। शायद उसने उस चुड़ैल की मौजूदगी को महसूस कर लिया था, इसीलिए पूरी रात जब तक वो चुड़ैल घर में मौजूद थी वो ज़ोर ज़ोर से चीखता रहा। लेकिन मैं ये बात कैसे भूल गया कि भेड़िए को ऐसी अनदेखी चीज़ें भी दिखाई देती हैं। कुछ दिन तबीयत खराब रही, फिर धीरे धीरे तबीयत ठीक हो गई। मैंने घर वालों को ये बात नहीं बताई। आज तबीयत कुछ बोझल सी थी, इसलिए मैं रात देर तक सड़क पर टहलता रहा कि अचानक मेरी नज़र एक औरत पर पड़ी जो सड़क किनारे किसी गाड़ी के इंतज़ार में शायद खड़ी थी। मैंने समझा ये वही चुड़ैल है जो दूसरा रूप बदलकर मेरे सामने खड़ी थी। सांप का डसा हुआ रस्सी से भी डरता है, मुहावरे के मुताबिक मुझे अब डर लग रहा था, इसलिए मैं डरते कांपते उसके करीब आया। पहले तो मैंने उसके पाँव की तरफ गौर से देखा। जब पूरी तसल्ली हो गई कि उसके पाँव बिल्कुल ठीक ठाक नॉर्मल हैं, तब जाकर कहीं मुझे हौसला मिला और मैंने बात की। मैडम, आप कौन हैं और कहाँ से आई हैं और इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? वो बड़ी मासूमियत से बोली। मैं रास्ता भटक गई हूँ और किसी गाड़ी की लिफ्ट के लिए खड़ी हूँ। शुक्र है चौकी नंबर 130 वहाँ मौजूद थी, जो कभी कभार मुसाफिर खाने में बदल जाती थी, और ऊपर से मेरी हमदर्दी वाली तबीयत। खैर, वो मेरे साथ चौकी में आ गई। उसे देखकर भेड़िया भी खामोश रहा। फिर जाकर मेरी पक्की तसल्ली हुई कि वो चुड़ैल नहीं थी। उसे खाना वगैरह सर्व की और काफ़ी देर तक हम बातें करते रहे। सुबह होते ही उसने शुक्रिया अदा करते हुए अपनी राह ली। हालात अब नॉर्मल हो गए थे। एक रात बदकिस्मती से चौकी नंबर 130 के सामने सड़क पर एक बहुत ही भयानक हादसा हुआ। 2 कारें आपस में टकरा गईं और दोनों में बैठे मुसाफिर मारे गए। सुबह तक पुलिस आ गई थी। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी वीरान सड़क पर ऐसा भयानक एक्सीडेंट होना कैसे मुमकिन था। अगले दिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने हमें ऑर्डर दिया कि आज के बाद हम तीनों रात के वक्त इकट्ठे चौकी में ड्यूटी देंगे। मैं तो आदी था, लेकिन डेविड और मैथ्यू को चौकी में सोने से मुश्किल पेश आ रही थी और उनकी वजह भी जायज़ थी। वो दोनों लोकल थे, लेकिन सरकारी ड्यूटी थी, इसलिए फ़िलहाल दोनों खामोश रहे। एक रात का जिक्र है, हम सब सो रहे थे। मुझे ख्वाब में अपनी मम्मा नज़र आईं। मैं ख्वाब में भी सोया हुआ नज़र आ रहा था कि मम्मा ने मुझे जगाया। उठो बेटा जोसेफ, आओ मेरे साथ, तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। मैं नींद से उठा तब मम्मा मेरा हाथ पकड़कर काफ़ी दूर ले गईं और मुझसे बोली, बेटा ये नौकरी छोड़ दो। ये बात सुनते ही मेरी आंख खुल गई और मुझे उस वक्त हैरत का तेज़ झटका लगा जब खुद को जागने की हालत में चौकी से बहुत दूर पाया। मैं यहाँ किस तरह पहुँचा मुझे कुछ समझ नहीं आया। लेकिन जब मैं वापस चौकी नंबर 130 में आया तो मैथ्यू और डेविड को मुर्दा पाया। किसी ने उन दोनों को बेदर्दी से चीर फाड़ डाला था। मेरा भेड़िया भी काफ़ी जख्मी था, मगर वो जिंदा था। उनकी मौत के साथ ही मैंने भी वो नौकरी छोड़ दी और वापस अपने भेड़िए के साथ अपने गांव आ गया। मुझे तो मम्मा की दुआओं ने बचा लिया था, मगर उस चुड़ैल ने उन दोनों को मारकर अपनी दहशत दोबारा कायम कर ली थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।